जेठानी के गांव के स्टाइल वर्सेस देवरानी के शहर के स्टाइल में रसोई। मिट्टी की सुंदर रसोई जिसके दीवारों पर सुंदर फूल बने हुए हैं। सामने सुंदर 2 मुंह का चूल्हा है। अलमारी पर सुंदर मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तन रखे हुए हैं। चूल्हे के सामने एक सुंदर कालीन बिछी है जिस पर पूजा बैठकर खाना पका रही है। सुनिए जी, आजकल सपने में माँ जी बहुत आती है। पता नहीं माँ जी की सेहत ठीक है कि नहीं। अरे ये क्या बात हुई? अगर माँ तुम्हारे सपने में आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि माँ बीमार है। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब कोई सपने में आता है तो वो इंसान थोड़ा बहुत परेशान होता है या वो हमारे बारे में ही सोच रहा होता है। हाँ, हो सकता है माँ को तुम्हारी याद आ रही हो। हाँ, खैर देवरानी जी तो उनका अच्छे से ध्यान रखती ही होंगी। ओह गॉड, अच्छा वो मैंने ये ऑनलाइन प्रिजर्वेटिव आलू के पराठे बना दिए थे। अब फटाफट उन्हें तवे पर गरम करके सबको खिला देती हूँ। अब पैकेट से कच्चे पराठे निकालकर नव्या तवे पर सेकती है और फिर टोमेटो सॉस के साथ घर के लोगों को सर्व करती है। सुभाष पराठे का जैसा ही पहला निवाला अपने मुंह में लेता है। अरे बहू, ये कैसे आलू के पराठे बनाए हैं तुमने? इसके अंदर से तो प्लास्टिक की बदबू आ रही है। हाँ, और इसके अंदर भरा हुआ आलू भी खराब हो चुका है। बदबू आ रही है इसके अंदर से। अरे खड़ी क्या हो नव्या, कुछ बोलो भी। ये कैसा पराठा बनाया तुमने? सच में ये पराठे बहुत बेकार है। भाभी, आपने क्या इसे बाहर से मंगवाया है? अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो। हाँ, मैंने ये आलू के पराठे बाहर से ही मंगवाया है। आजकल ऑनलाइन पराठे, समोसे, चाउमीन सब आ जाता है, जिसे बस हल्की फ्लेम पर गरम करना होता है। अरे बहू, ऑनलाइन पराठे मंगवाने से पहले एक बार पूछ भी लेती। तुम्हें पता नहीं क्या कि पैकेट की चीज कितने दिनों पुरानी होती है? और क्या, इससे तो हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, आजकल सब अपना समय बचाने के लिए यही करते हैं। और रसोई में देखिए गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। मैं इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए रसोई में खड़ी होकर कुछ नहीं बना सकती। अब ये सुनकर घर वाले मुंह बनाकर उसी आलू के पराठे को खाते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब अगले दिन, नव्या, मेरे लिए घर का बना टिफिन पैक कर दो। बाहर का खाना खाकर मैं बोर हो गया हूँ। हाँ भाभी, आप कभी हमें लंच बॉक्स नहीं देती हो। चलो मेरा भी लंच पैक कर दो। अब नव्या ये सुनकर बड़ी परेशान हो जाती है। क्या इतनी गर्मी में मैं आप लोगों का टिफिन पैक करूं? तभी वहां आती है गायत्री। ये सब कुछ सुनकर, इतना परेशान क्यों हो रही हो बहू? तुम्हारी रसोई में सारी फैसिलिटीज हैं। रोटी मेकर है, डिश वॉशर है, मसाला पीसने के लिए मिक्सर है, माइक्रोवेव है और रसोई में चिमनी भी लगा हुआ है जिससे सारी गर्माहट बाहर निकल जाती है। इतनी फैसिलिटी और इतनी स्टाइलिश रसोई होने के बाद भी तुम खाना बनाने से पीछे भागती हो। जाओ फटाफट सबका टिफिन पैक करो। अब मुंह बनाकर नव्या रसोई में आती है। मुझसे नहीं बनने वाला इन लोगों का लंच बॉक्स। एक काम करती हूँ, फ्रिज में ब्रेड पड़ा हुआ है, उसी के अंदर चीज और कुछ वेजिटेबल्स डाल के माइक्रोवेव में ब्रेड पिज्जा बना देती हूँ। अब जल्दी फ्री होने के चक्कर में नव्या फ्रिज से ब्रेड निकालती है। उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स, मेयोनेज और चीज डालकर उसे माइक्रोवेव में रखकर माइक्रोवेव ऑन कर देती है और कुछ देर बाद चीज ब्रेड पिज्जा बनाकर अपनी ननद और अपने पति के टिफिन में डाल देती है। दोनों ही टिफिन लेकर ऑफिस और कॉलेज के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ नव्या, मम्मी जी, सारा काम तो हो गया है और मैंने रसोई में सफोला ओट्स मंगा कर रख दिया है। आप अपने लिए दोपहर में सफोला ओट्स बनाकर खा लीजिएगा। मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी में जा रही हूँ। इतना कहकर नव्या वहां से चली जाती है और फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करती है। अब दोपहर 2 बजे जब गायत्री रसोई में आती है तो रसोई चारों तरफ से गंदी होती है। डस्टबिन में कूड़ा पड़ा होता है, सिंक में जूठे बर्तन होते हैं और स्लैब के कोनों में कॉकरोच चल रहे होते हैं। हे भगवान, इतनी स्टाइलिश रसोई की ऐसी तैसी कर रखी है मेरी बहू ने। है ये रसोई? छी, मैं नहीं पका सकती यहाँ कुछ भी अपने लिए। मुझे घिन आ रही है। इतना कहकर गायत्री अपने कमरे में भूखे पेट ही सो जाती है। दूसरी तरफ कॉलेज में जब निशा अपना लंच बॉक्स खोलती है तो, अरे निशा, तुम ये कैसा ब्रेड पिज्जा लेकर आई हो? इसके अंदर से तो बदबू आ रही है। शायद इसमें इस्तेमाल की गई सब्जियां खराब है। हे भगवान, लगता है मेरी भाभी ने पिज्जा बनाते टाइम सब्जियों को देखा नहीं कि वो सब्जी ठीक भी है कि नहीं। तुम ठीक कह रही हो आकृति, ये पिज्जा खाने लायक नहीं है। दूसरी तरफ अंकित जब अपने दोस्तों के साथ अपना लंच बॉक्स खोलता है तो, अरे भाई, कितने साल पुरानी चीज पिज्जा लेकर आया है तू? अरे इसके अंदर से तो बदबू आ रही है।
और क्या ये सब खाने की अभी तेरी उम्र है? अरे क्या करूं यार, मेरी पत्नी को मैंने कितनी फैसिलिटीज दे रखी है, इतनी स्टाइलिश रसोई बनवा रखी है, लेकिन उसके बाद भी वो मन लगाकर खाना नहीं बनाती। दूसरी तरफ खेत में फसल की कटाई करते हुए पूजा का पति जब अपना टिफिन खोलता है तो उसके अंदर लहसुन की चटनी, सरसों का साग, मिक्स वेज, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी और ठंडी ठंडी लस्सी होती है, जिसे देखकर बाकी किसान कहते हैं, हार्दिक भाई तुम्हारी तो मौज है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे खान पान और तुम्हारी सेहत का पूरा ध्यान रखती है। तुम्हारी तो टिफिन खुलते ही खाने की खुशबू खेत के चारों तरफ फैलने लगती है भाई। जी शुक्रिया हार्दिक भाई। थोड़ा बहुत हम भी चख लें क्या भाभी के हाथ का खाना? अरे अरे क्यों नहीं, आओ बैठो ना। अब हार्दिक अपने अन्य किसान दोस्तों के साथ बैठकर खेत में ही लंच करता है। वहीं पूजा दोपहर में अपनी बेटी के लिए दाल, चावल और पकौड़े तल रही होती है, जिसकी खुशबू गांव की कलावती के नाक में जाती है और वो खुशबू को सूंघकर पूजा की रसोई में आती है। अच्छा, तो पकौड़े तल रही हो बहू, इसकी खुशबू बाहर तक जा रही है। लगता है सरसों के कच्चे घनी तेल इस्तेमाल किया है और बेसन भी अपने हाथ से ही बनाया है। मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से दाल चावल पकौड़े खाने को दो ना। हाँ अभी देती हूँ बेटी। अब पूजा फटाफट अपनी बेटी को प्लेट में दाल, चावल, आलू गोभी के पकौड़े निकाल कर देती है। हाँ चाची, मैं सरसों के कच्चे घनी तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ और बेसन भी मैंने खुद अपने घर में तैयार किया है। ये आटे की चक्की देख रही है, इसी चक्की में मैं भुने हुए चने डालती हूँ और उसे अच्छे से पीसकर बेसन तैयार कर लेती हूँ। अरे वाह, बड़ी मेहनती हो बहू तुम तो। अच्छा सुनो, 2-3 पकौड़े मुझे भी दे दो, मैंने कड़ी बनाई है, कड़ी चावल के साथ तुम्हारे पकौड़े खाकर मजा आ जाएगा। अब पूजा गर्मा गर्म पकौड़े कलावती को भी निकाल कर देती है। अब इस तरह एक दिन गायत्री के घर में पड़ोस की शकुंतला और बसंती आती हैं। अरे शकुंतला, बसंती, तुम दोनों यहाँ बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली तुम्हें मेरे घर आने की। हाँ याद आ रही थी तेरी, तो तुमसे मिलने आ गए। अच्छा आओ बैठो। बहू जाओ, सबके लिए कुछ खाने पीने का बना लो, बहुत दिनों बाद ये लोग आए हैं, लंच तो करके ही जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब नव्या रसोई में आती है, जहाँ रसोई चारों तरफ से गंदी होती है। हे भगवान, इन मेहमानों को भी अभी आना था क्या? अब इनके चक्कर में मुझे रसोई भी साफ करनी पड़ेगी। नहीं, मैं रसोई वगैरह साफ नहीं कर रही, मुझे दोपहर की नींद भी लेनी है। एक काम करती हूँ। अब नव्या फ्रिज खोलती है। फ्रिज में प्लास्टिक के बैग में मसाले की ग्रेवी का बर्फ जमा हुआ होता है। नव्या उसे बाहर निकाल लेती है और फिर कुछ हरी सब्जियां काटने के बाद नव्या मसाले की ग्रेवी जो बर्फ समान है उसे तोड़ तोड़कर कढ़ाई में डालने लगती है। अच्छा हुआ मैंने 1 हफ्ते पहले अदरक, लहसुन, टमाटर और खड़े मसाले का पेस्ट तैयार करके उसे फ्रिज में रख दिया था। अब इन्हीं मसालों से मैं कढ़ाई में थोड़ा सा भूनकर सब्जी बना लूंगी। अब इस तरह नव्या सब्जी बनाती है और दूसरी तरफ वह रोटी मेकर से रोटी बनाने लगती है कि तभी रोटी मेकर फट से आवाज करती है। ओह गॉड, इस रोटी मेकर को भी अभी खराब होना था। चलो, जितनी रोटी बनी है एक काम करती हूँ, फ्रिज में रात के चावल रखे हैं, उन्हें ही गर्म कर देती हूँ। अब फ्रिज से बासी चावल निकालकर नव्या गर्म करती है और फिर सभी खाने को लाकर वह डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाते ही खाने को उगल देते हैं। गायत्री, ये कैसा खाना बनाया तेरी बहू ने? सब्जी के मसाले तो कच्चे हैं और चावल पे बदबू मार रहा है, रोटी भी ठीक से पकी नहीं है। सच में तेरी बहू ये कैसा खाना रखकर चली गई है हमारे आगे? वैसे तो वो बड़ा मोहल्ले में कहती फिरती है उसकी रसोई स्टाइलिश है, स्टाइलिश रसोई में ये घटिया खाना बनाया है तेरी बहू ने। लगता है उसकी बहू झूठ बोलती है, चलो जरा देख कर आते हैं। अब सभी रसोई में आते हैं, जहाँ नव्या फ्रिज में 1 हफ्ते पुराने मसाले की ग्रेवी को रख रही होती है। चलो, आज 1 हफ्ते पुराने मसाले का यूज हो गया है, मैं तो इसे फेंकने ही वाली थी। बाप रे गायत्री, तेरी बहू ने हमें 1 हफ्ते पुराने मसाले से सब्जी बनाकर खिलाया है। छी, वहाँ चावल भी रखा हुआ है जिसमें से गंदी बदबू आ रही है, इसका मतलब वो चावल भी बासी था। सच में ऊपर से ये रसोई कितनी ज्यादा गंदी हो रही है। अरे ये स्टाइलिश रसोई नहीं बल्कि कबाड़ खाना लग रहा है। अरे बहू, तुम इस घर की गृहिणी हो, तुम्हें रसोई को साफ करके रखना चाहिए। यहाँ तो पानी पीना भी पाप है, हम जा रहे हैं गायत्री। अब इतना सुनकर गुस्से से बसंती और शकुंतला वहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर गायत्री बहुत उदास हो जाती है। बहू,
ये सब क्या है? तुम्हारी वजह से मेरी दोनों सहेली बिना कुछ खाए यहाँ से चली गई। ऊपर से तुम्हारी रसोई एनी टाइम गंदी क्यों रहती है? क्या मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी दे रखी है जो तुम ऐसा कर रही हो? सॉरी मम्मी जी, आज तो मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज ही मॉल से जाकर एक्सपेंसिव पैकेट वाले न्यू मसाले लेकर आती हूँ और फिर उसी से खाना बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगी। अब मॉल जाकर नव्या ढेर सारे एक्सपेंसिव सब्जी के मसाले खरीदती है और घर आने के बाद उसी मसाले से वो खाना बनाती है। इतना एक्सपेंसिव मसाला लिया है तो सब्जी तो अपने आप अच्छी बन ही जाएगी। इसे 10 घंटे तक खड़े होकर पकाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब नव्या सब्जी रोटी बनाकर घर वाले को खाने को देती है। अरे बहू, तुम तो मॉल से महंगे मसाले लेकर आई थी ना, उसके बाद भी ये सब्जी इतनी बेकार क्यों बनी है? सच में सब्जी में पानी और नमक के सिवा कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है। लग ही नहीं रहा है कि इसमें मसाला भी डाला है, और अगर डाला है तो शायद ये ठीक से पका नहीं है। पता नहीं हमारी बहू हमें कब अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। ओह प्लीज, इतना भी बुरा नहीं बनाया खाना, मुझे तो ठीक लग रहा है। अब अगले दिन सुबह नव्या नाश्ते में सबको नूडल्स, मोमोज, सैंडविच जैसी चीज बनाकर खाने को देती है। बहू ये क्या है? 60 साल की उम्र में मैं चाउमीन और मोमोज खाऊंगा? पापा जी, आज लेट उठी थी इसलिए कुछ बना नहीं पाई। पर भाभी, चाइनीज फूड मैं खा सकती हूँ, भैया खा सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा थोड़ी ना खा सकते हैं। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन बालकनी में गायत्री अपने पति के साथ बैठकर शाम की चाय पी रही होती है। सुनिए जी, मुझे अपनी बड़ी बहू की बहुत याद आ रही है। वो कितने अच्छे पकवान बनाती थी। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। बड़ी बहू के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और है। उसके हाथों में जादू है, जादू। सुभाष इतना कहता है तभी गांव से पूजा का कॉल आता है। गायत्री फोन उठाती है। हेलो बहू, तेरी तो बड़ी लंबी उम्र होगी। तुझे पता है मैं भी तेरे बारे में बातें कर रही थी। और बता, कैसी है तू? माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने इसलिए फोन किया था कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है, तो मैं 1 से 2 हफ्ते के लिए गांव से शहर आ रही हूँ। सच में तुमने तो ये बात बताकर मेरा दिल खुश कर दिया। चलो फटाफट आजा, मैं तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। चलो फोन रखती हूँ। इतने में नव्या आती है। अच्छा, तो जेठानी जी आ रही हैं। पापा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जेठानी जी के नाम से मम्मी जी कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हैं? बहू, तुम्हारी जेठानी है ही इतनी अच्छी कि उसके नाम से घर का हर सदस्य खुश हो जाता है। ये सुनकर नव्या चिढ़ जाती है और पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पूजा अपने पति से, सुनिए जी, हम गांव से शहर जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपको शहर का खाना तो पसंद आएगा नहीं, इसलिए मैं गांव से ही दाल चावल और अपने हाथ के बने हुए सभी देसी मसाले और अपने आंगन में उगी सभी हरी भरी सब्जियां लेकर जाऊंगी। और सोच रही हूँ ये सिलबट्टा भी लेकर जाऊं। माँ जी को सिलबट्टे की चटनी बहुत पसंद है। अरे तुम पागल हो क्या? इतना सारा सामान उठाकर ले जाओगी? जानती हो बैग कितना ज्यादा भारी हो जाएगा। और वहाँ तुम्हारी देवरानी की रसोई तो है ही। सुना है उसकी रसोई काफी स्टाइलिश है। अरे रहने दीजिए, उनकी रसोई का खाना तो माँ जी खाती ही है, लेकिन गांव के रसोई के सामानों से जब मैं वहाँ सबको खाना बनाकर खिलाऊंगी ना, तो वो सब खुश हो जाएंगे। और हाँ, बैग भारी हुआ ना तो हम कूली कर लेंगे। मम्मी मम्मी, बहुत मजा आएगा ना शहर जाकर? हाँ बेटी, बहुत मजा आएगा। अब पूजा बड़े से बैग और थैले में चावल, दाल और अपने देशी मसाले के डब्बे, हरी भरी सब्जियां और सिलबट्टा बैग में भरकर पैक कर लेती है। अब अगले दिन पूजा ट्रेन से अपने परिवार के साथ गांव से शहर आ रही होती है। अब शहर पहुंचते ही एक कूली के माथे पर पूजा अपना सारा सामान रख देती है। अरे बाप रे, सामान तो बहुत भारी लग रहा है मैडम आपका। लगता है गांव से पहली बार शहर आई हो। अब शहर में ही बसने का इरादा है? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। गांव से शहर तो मैं अपने परिवार से मिलने आई हूँ बस, और उन सब के लिए कुछ न कुछ लेकर आई हूँ, इसलिए बैग थोड़ा भारी है। अब टैक्सी करके पूजा अपने शहर के घर में आती है, जहाँ सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन नव्या थोड़ी चिड़ी होती है। वहीं पूजा और उसका पति सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वहीं उसकी बेटी, प्रणाम दादी जी, प्रणाम दादाजी, प्रणाम चाचा जी, प्रणाम चाची जी। अरे बस बस बेटा, आओ अंदर आओ। चलो तुम सब हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। छोटी बहू, जाओ सबके लिए कुछ खाने का बना लो। सब बहुत दूर से आए हैं, भूख लग रही होगी।
अब नव्या रसोई में आकर खाना बनाने की बजाय सबके लिए चाउमीन, मोमोज, नूडल्स बनाकर तैयार करती है और वही चाइनीज फास्ट फूड घर के सदस्यों को डाइनिंग टेबल पर खाने को देती है, जिसे देखकर नव्या का जेठ कहता है, अरे ये सब क्या है? माँ, घर में दाल चावल रोटी सब्जी साग पापड़ नहीं थे क्या बनाने के लिए? मैं भी ये सब नहीं खाती हूँ दादी जी, मुझे तो घर का खाना ही पसंद है। माँ कहती है ये सब सेहत के लिए ठीक नहीं होता। भाभी, आज तो कुछ अच्छा बना लेती। बड़ी भाभी इतने दिनों बाद गांव से शहर आई है। बहू, ये सब क्या है? तुम्हें खाना बनाने को कहा था और तुम ये चाउमीन मोमोज बना कर ले आई हो। अरे मम्मी जी, मुझे लगा ये लोग गांव से आए हैं, इन्होंने कभी ये चाइनीज बर्गर पिज्जा मोमोज तो खाया नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही बना दूं इन लोगों के लिए। सॉरी, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं रात को कुछ अच्छा बना दूंगी। ठीक है देवरानी जी, सुनिए जी, जो बना है वही खा लीजिए, रात को कुछ अच्छा खा लेंगे। अब सभी लोग मुंह बनाकर वही बर्गर, चाउमीन, पिज्जा खाते हैं। अब रात को पूजा गांव से लाए सभी सामान का थैला लेकर खुद रसोई में रात का खाना बनाने पहुंचती है, लेकिन रसोई चारों तरफ से गंदी और बदबूदार देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। बाप रे, देवरानी जी की रसोई देखने में तो काफी स्टाइलिश है। यहाँ महंगी महंगी मशीनें भी है, लेकिन साफ सफाई तो जरा भी नहीं है। डस्टबिन से बदबू, सिंक में झूठे बर्तन, फर्श पर चिकनाई, वही गैस पर भी चिकनाई चारों ओर फैली हुई है। देवरानी जी रसोई साफ नहीं करती क्या? अब पूजा खुद ही सबसे पहले रसोई में झाड़ू लगाती है, फिर जूठे बर्तन धोती है और फिर स्लैब से लेकर रसोई के फर्श तक को पोछे से अच्छे से पोंछती है। अब सफाई होने के बाद पूजा अपने थैले से कदीमा, पालक, बथुआ, मक्के का आटा, अरहर की दाल, चावल, सिलबट्टा निकालती है। एक बार देखती हूँ देवरानी जी के रसोई में कौन कौन सी दाल है। अब पूजा जैसे ही दाल का डब्बा खोलती है, उसके अंदर कीड़े चल रहे होते हैं। डर के मारे पूजा उस दाल के डब्बे को डस्टबिन में फेंकती है। बाप रे, देवरानी जी खाना नहीं बनाती है क्या? उन्होंने उस दाल के डिब्बे को सालों से खोला ही नहीं है। अच्छा है मैं गांव से राशन लेके आई हूँ। अब पूजा कदीमा, बथुआ, पालक जैसे सब्जियों को अच्छे से छांट कर काटती है, उसे धोती है और फिर सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, तुम ये सब कुछ गांव से लेकर आई हो क्या? क्योंकि मेरी रसोई में तो ये देसी सिलबट्टा था ही नहीं। माँ जी, मैं ये सब कुछ गांव से लेकर आई हूँ। आज मैं आपको शहरी रसोई में ही गांव के स्टाइल में खाना बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर गायत्री खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब पूजा जैसे ही कढ़ाई में गांव के देसी मसाले का छौंका लगाती है, मसाले की भीनी भीनी खुशबू रसोई से बाहर जाने लगती है, जिसे सूंघकर पड़ोस की बसंती फौरन गायत्री के घर में आती है। अरे गायत्री, तेरी रसोई से तो कभी खाने की खुशबू नहीं आई। जहाँ तक मुझे पता है तेरी बहू तो खाना बनाती भी नहीं थी। आज ये खाने की भीनी भीनी खुशबू तेरी रसोई से आ कैसे रही है? तेरी छोटी बहू खाना बनाना सीख गई है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब उसके बस की बात नहीं है। दरअसल इस खुशबू की वजह मेरी बड़ी बहू है जो गांव से आई है। आज वही रसोई में खाना बना रही है। बैठो, तुम भी रात का खाना खाकर जाना। अब कुछ देर बाद पूजा अपने हाथ से डाइनिंग टेबल पर बथुए की दाल, कदीमे की सब्जी, तोड़ी की सब्जी, फ्राई दाल चावल, मक्के की रोटी और गेहूं के आटे की रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। 2 से 3 तरह की चटनी भी खाने में शामिल होती है। बाप रे, खाने के इतने सारे आइटम, आज तो मजा आ जाएगा। बड़ी भाभी, सच में इतना सारा खाना एक साथ मैंने कभी नहीं खाया। ऊपर से इस खाने की खुशबू तो मेरा मन ललचा रही है। नव्या भाभी से तुम भी ऐसा खाना बनाना सीख लो ना। ये सुनकर नव्या चिढ़ जाती है। अब सभी लोग खुशी से खाना खाने लगते हैं। बहू, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। सोच में तुम्हारी छोटी बहू से तो लाख गुना अच्छा खाना तुम्हारी गांव की बहू बनाती है। मजा आ गया खाना खाकर, आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी। सच में जेठानी जी ने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन नव्या घर के बाहर ओखली में मोटा धनिया, सूखी मिर्ची कूट रही होती है। तभी पड़ोस की सुमित्रा और बसंती वहां आती हैं। अरे, तुम तो गायत्री की गांव की बहू हो ना? अरे हाँ, ये गायत्री की बड़ी बहू है जो गांव से आई है। लेकिन बहू, तुम ये क्या कर रही हो? ये मसाले क्यों कूट रही हो? इतने में वहां गायत्री आ जाती है। जी, वो मुझे शहर के मसाले पसंद नहीं है। मैं गांव से सूखे मसाले लेकर आई थी, अब उन्हें ही कूट कर तैयार कर रही हूँ ताकि अपनी सास को देसी मसाले से खाना बनाकर खिला सकूं। बाप रे, कितनी परवाह करती है गायत्री तुम्हारी बहू तुम्हारे खान पान का।
यही सोच अगर तुम्हारी छोटी बहू में भी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो तो कामचोर है। सही कहा। वैसे बहू थोड़ा सा मसाला मुझे भी दे देना, मैं भी आज देसी मसाले से ही खाना बनाऊंगी। अब बालकनी में खड़ी नव्या ये सब कुछ सुन रही होती है। हे भगवान, लगता है मेरी जेठानी खुद तो यहाँ आई ही है, साथ ही अपनी देहाती रसोई भी उठा कर ले आई है। ऊपर से सब उसी के गुण गा रहे हैं, जैसे मैंने तो इन लोगों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अब इसी तरह जब अंकित और निशा अपनी बड़ी भाभी के हाथ का बना खाना कॉलेज और ऑफिस लेकर जाते हैं तो वहाँ उनके खाने की बहुत तारीफ होती है। अंकित, आज तो तुम्हारे टिफिन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है? आज तुम्हारी पत्नी का मूड ठीक था क्या? अरे नहीं यार, तेरी पत्नी का मूड कभी ठीक नहीं होता। खाना बनाने के मामले में ये सब खाना तो मेरी गांव वाली भाभी ने बनाया है, तू भी खा। दूसरी तरफ आकृति निशा के लंच बॉक्स का खाना टेस्ट करके, अरे बाप रे, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना मैंने लास्ट टाइम गांव में खाया था। अरे तो ये खाना भी मेरी गांव की भाभी ने ही बनाया है, आकृति, और वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। उनके हाथ का खाना बनते ही पूरे घर में खाने की खुशबू फैलने लगती है। अरे मोहल्ले के लोग तक आ जाते हैं मेरे घर में। अब घर आकर अंकित और निशा पूजा के खाने की तारीफ करते हैं। भाभी, आज का लंच बॉक्स इतना स्वादिष्ट था ना कि ऑफिस में सब तारीफ कर रहे थे। बड़ी भाभी, आप सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ भाभी, आपके हाथ में जादू है, जादू। मेरी भी कॉलेज फ्रेंड्स आपके खाने की काफी तारीफ कर रही थी। ये सुनकर नव्या को फिर से गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अब बस भी कीजिए। कितनी तारीफ करेंगे आप लोग जेठानी जी की? वैसे भी उनके जाने के बाद आपको फिर से मेरे हाथ का खाना खाना है। वहीं गायत्री अब जब भी रसोई में जाती तो रसोई चांदी की तरह चमचमा रही होती और अब रसोई में बदबू की जगह खुशबू फैली होती। जब से मेरी गांव की बहू आई है तब से मेरी शहरी बहू की रसोई चांदी की तरह चमचमाती है, वरना इससे पहले तो मेरी छोटी बहू ने इस रसोई को नरक बना रखा था। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद पूजा शहर से गांव जाने का फैसला लेती है। माँ जी चलिए, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी की भी छुट्टियाँ खत्म हो गई है। भाभी, बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप गांव जाओ। अब इस घर में स्वादिष्ट खाना हमें कौन बनाकर खिलाएगा? हाँ, मसालों की खुशबू भी नहीं आएगी रसोई से। हाँ, बड़ी बहू के हाथ का खाना खाकर तो थोड़ी सेहत भी ठीक हो गई थी। अरे बस बस, बहुत तारीफ हो गई जेठानी जी की। और आपको लेट हो रहा होगा जेठानी जी, समय से चले जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी। देवरानी जी, मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। अब पूजा अपने परिवार वालों के साथ दोबारा गांव आ जाती है, लेकिन पूजा के गांव गए ठीक से 1 महीना भी नहीं गुजरता कि गायत्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, आप अपना ध्यान नहीं रख रही हो क्या? क्या हो रहा है मम्मी आपको? क्या होगा बेटी, छोटी बहू बाहर का बना खाना खिलाती है जिससे मेरी सेहत खराब हो रही है। अब मुझे मेरी गांव की बहू ही ठीक कर सकती है। तुम लोग मुझे गांव छोड़ दो। तुम अकेले कैसे जाओगी? जाएंगे तो सब जाएंगे। हे भगवान, अब मेरी इस बीमार सास की वजह से हम सबको गांव जाना पड़ेगा। अब गायत्री की बिगड़ती तबीयत देखकर सभी लोग गांव आते हैं। घर के दरवाजे पर परिवार वालों को देखकर पूजा, अरे आप लोग आइए ना, अंदर आइए। पड़ोसी यह देखकर, बहू, तो ये है तुम्हारे सास ससुर और देवरानी। आप लोगों की बहुत तारीफ करती है पूजा। चलो अच्छा है, अब अपनी सास ससुर की सेवा करो। जी बिल्कुल माँ जी, चलिए। अब पूजा सबको रसोई में लेकर आती है और सबको चटाई पर बिठाकर मटके से ठंडा ठंडा पानी निकाल कर देती है। माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अपने गांव की बहू के पास आई हूँ। अब यही मुझे ठीक करेगी। छोटी बहू को तो मेरी चिंता है नहीं। हाँ माँ जी, यहाँ के हवा पानी में रहकर आपकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। ऐसा क्या है यहाँ के हवा पानी में? मुझे तो चारों तरफ गोबर की बदबू आ रही है। और ये पानी मिनरल वाटर नहीं है क्या? नव्या, ये गांव है, यहाँ जो मिल रहा है चुपचाप पी लो। अब कुछ देर बाद पूजा अपने घर के आंगन में आती है, जहाँ पर कुछ हरी भरी सब्जियां उगी होती हैं। अब पूजा सब्जियां तोड़ती है। अरे ये क्या जेठानी जी, आप अपने हाथों को मिट्टी में डालकर सब्जियां तोड़ रही हो? यहाँ मॉल नहीं है क्या? तभी गायत्री वहां आकर, छोटी बहू, बड़ी बहू सब्जियां खुद उगाती है, तुम्हारी तरह पैकेट वाली सब्जी ये नहीं खाती। तुम भी कुछ सीखो इससे। अब चूल्हे पर पूजा लौकी, तोरी जैसी सब्जियों को काटकर सिलबट्टे पर मसाला पीसकर उनकी सब्जी बनाती है, जिससे रसोई में थोड़ा धुआं और खाने की खुशबू फैलती है। खाने में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू?
माँ जी, मेरे नाक और गले में तो धुआं जा रहा है। जेठानी जी, आप एक गैस सिलेंडर क्यों नहीं लगा लेती? देवरानी जी, यहाँ सब चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। हाँ बहू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसने खुद तो शुरू से बाहर का कचरा खरीद के खाया है। अब खाना बनाकर पूजा चटाई बिछाती है और सबको पीतल के प्लेट में चावल, लौकी, चने की सब्जी, रोटी, प्याज, खीरे की सलाद, पुदीने की चटनी और बूंदी का रायता परोस देती है। मजा आ गया भाभी, क्या खाना बनाया आपने, वाह। सच में। और भाभी, आपकी रसोई भी काफी ऐतिहासिक लगती है, बिल्कुल पुराने जमाने जैसी। अच्छा है। यह हमारे घर की सबसे पुरानी रसोई है, जिसे मेरी बड़ी बहू ने अब तक सहेज कर रखा है। एक मेरी ये शहरी बहू है, जिसको शहर के रसोई में इतनी फैसिलिटी दे रखी है मैंने, लेकिन फिर भी ये उस रसोई की कदर नहीं करती। अब बार बार नव्या अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो खाने से उठकर चली जाती है। अब अगली सुबह पूजा अपने घर के आंगन में बंधी गाय से बाल्टी में दूध निकाल रही होती है। छी छी, जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हो? यहाँ पर पैकेट वाला मिल्क नहीं मिलता क्या, जो आप हाथ से ये सब कर रही हैं? देवरानी जी, आपको पता है इस दूध में कितनी ताकत है? अब सुभाष वहां आकर, बड़ी बहू, ये सब तुम्हारी देवरानी को क्या ही पता होगा। ये तो सब कुछ ऑनलाइन मंगाकर खाती पीती है। सीखो छोटी बहू, अपने जेठानी से कुछ सीखो। अब फिर से नव्या को गुस्सा आ जाता है और वो दांत पीसती हुई वहां से चली जाती है। बस बहुत हो गया। अब मुझे अपनी जेठानी के साथ कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी बेइज्जती हो, क्योंकि शहर से लेकर गांव तक इन्होंने सिर्फ अपने अच्छे कामकाज के चक्कर में मुझे बदनाम ही करवाया है। अब अगले दिन नव्या देखती है कि चूल्हे पर 2 से 3 तरह के पकवान बनकर रखे हुए हैं। बहुत अपने मसालों और खाने की तारीफ करती है ना जेठानी जी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। नव्या आंगन से मिट्टी उठाकर लाती है और मसाले के बरनी में भर देती है। वहीं बने हुए खाने में भी ढेर सारा नमक पलट देती है। अब नहा धोकर सभी आकर रसोई में बैठते हैं। पूजा सबको प्लेट में खाना निकाल कर देती है, लेकिन खाना खाते ही सब खाने को मुंह से उगल देते हैं। बहू, खाना तो जरूरत से ज्यादा ही नमकीन है। हाँ, इतना सारा नमक कौन डालता है? अब पूजा घबरा कर, क्या खाने में नमक ज्यादा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ हिसाब से डाला था। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। अब इसी तरह अगले दिन नव्या देखती है चूल्हे पर खाना पक रहा है। हाँ, कोई नहीं है। एक काम करती हूँ, चूल्हे की सारी लकड़ियों पर पानी पलट देती हूँ, न लकड़ियाँ जलेंगी न खाना ठीक से पकेगा। अब मटके से पानी लेकर नव्या जलती हुई लकड़ियों पर पलट देती है, जिससे खाना पूरी तरीके से नहीं पक पाता। अब जब सुबह सब नाश्ता करते हैं तो सब्जी कच्ची रहती है। बहू, सब्जी तो पूरी कच्ची है, मसाला भी ठीक से नहीं पका है। इस मसाले में मिलावट है भाभी, मुंह में कंकड़ आ रहे हैं। क्या मेरे मसाले में मिलावट? पर मैं तो मसाला हाथ से तैयार करती हूँ। पता नहीं बहू, लेकिन खाने में स्वाद नहीं है, सब्जी भी कच्ची है। माँ जी, मुझे तो लगता है कि अब जेठानी जी हमें गांव से भगाना चाहती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब रात को कमरे में पूजा लेटी है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से मेरा खाना बेस्वाद कैसे बन सकता है? अब अगली सुबह नव्या चूल्हे को तोड़ रही होती है। ना चूल्हा रहेगा ना अच्छा खाना बनेगा। बहुत सुन ली तारीफ अपनी जेठानी जी की। अब नव्या इतना कहती है कि तभी वहां पर उसकी जेठानी आ जाती है, जो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेती है। हे भगवान, देवरानी जी, आप मेरी मिट्टी के चूल्हे को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हैं? इतने में घर के बाकी सदस्य भी वहां आते हैं, वह टूटा चूल्हा देखकर। अरे छोटी बहू, ये सब क्या है? माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, देवरानी जी मेरे चूल्हे को तोड़ क्यों रही है? मैं समझ गई। कुछ दिन से आपके खाने में जो खराबी आ रही है ना, मुझे लग रहा है इन सब के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। बहू, सच सच बता, क्या ये सब तू जानबूझकर कर रही है? अब गुस्से से नव्या कहती है, हाँ, ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रही हूँ। और क्यों ना करूँ? शहर से लेकर गांव तक आप लोग बस मेरी जेठानी की तारीफ करते हैं, जैसे मैंने तो आप लोगों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। अरे मुझे नफरत होने लगी अपनी जेठानी से। देवरानी जी, लेकिन मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मन में आपके लिए सिर्फ प्यार ही है। नाटक है आपका ये सब, मैं जानती हूँ। जब जब घर वाले मेरी बेइज्जती करते हैं तब तब आप खुश होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है नव्या, और तुम गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? अरे तुम चाहती तो अपनी जेठानी से चीजें सीख भी सकती थी, लेकिन तुम्हारी छोटी सोच ने चीजों को सीखने की बजाय चीजों को खराब करना ज्यादा ठीक समझा। छोटी बहू, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तुम हमारे मन में भी जहर घोलने लगी।
अब ये सुनकर नव्या को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह देखती है कि उसकी जेठानी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे इतना बुरा तो नहीं करना चाहिए था आपके साथ। मैं अभी आपका चूल्हा ठीक कर देती हूँ और आज से मैं आपके साथ खाना बनाना सीखूंगी और मसाले बनाना भी। बस आप मुझे माफ करके एक मौका दे दीजिए। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें एक क्या 1000 मौका दूंगी। अब अपनी जेठानी के साथ मिलकर नव्या चूल्हा ठीक करती है और फिर एक हफ्ते तक अपनी जेठानी से अच्छा खाना बनाने की ट्रेनिंग लेती है। और जब वह चूल्हे पर खाना बनाकर सबको खिलाती है तो सबको उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। छोटी बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया माँ जी। अब कुछ हफ्ते बाद पूजा के ससुराल वाले दोबारा शहर जाने लगते हैं। जेठानी जी, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना देवरानी जी। अब खुशी खुशी नव्या अपने परिवार वालों के साथ गांव से शहर आ जाती है। अब नव्या जब शहर की रसोई में खाना बनाती है तो पड़ोस के लोग खाने की खुशबू सूंघकर घर के अंदर आ जाते हैं। गायत्री, तेरी बड़ी बहू गांव से फिर आ गई है क्या? हाँ पक्का, इसकी बहू ही आई होगी गांव से, उसी के खाने से इतनी अच्छी खुशबू आती है। नहीं, इस बार मेरी बड़ी बहू नहीं बल्कि छोटी बहू अपनी जेठानी जी से सब कुछ सीख कर आई है गांव से। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी दोनों बहू ही बेहतरीन खाना बनाना सीख गई है। मतलब अब तो तुम्हें गांव से लेकर शहर तक दोनों ही रसोई में स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। नव्या खाने की कटोरी लाती हुई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब से माँ जी को अपनी दोनों ही बहू का सुख प्राप्त होगा। लेकिन आप भी खाइए मेरे हाथ का खाना। अब पड़ोसी खुशी खुशी नव्या के हाथ का स्वादिष्ट खाना लेकर चले जाते और इस दिन के बाद से गायत्री अपनी दोनों ही बहू का सुख भोगने लगती है।